उसने ये सोचा मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट करना है। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना, हर लेक्चर में बताता हूँ कि जिसको डायरेक्टली समझना बस इतना कर ले काम हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड इसलिए कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने, न्यूमेरिकल्स आते नहीं, इससे न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने, आर्टिकल भी नहीं है इसमें कोई। तो क्या है, सीधी सी बात है कि जिन बच्चों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल आर्टिकल करने में, तो वो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से कर लें। बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 से 5 नंबर का ये पूछा जाता है और सिंपल सी थ्योरी पूछी जाती है। हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे वीक हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल से टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। पहला हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। फिर पढ़ना हमें विस्थापन धारा मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो सीधी सी बात है, आप क्या है, आप एम्पियर का तो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोनों ने मिक्स करके एक रूल दिया है, उसी को मॉडिफाई करके तो उसको वो पढ़ना है। एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत दिए हैं वो क्या दिए हैं उसको देखेंगे हम। क्या मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी है उसने। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सीधी सी बात है, ज्यादा टॉपिक है नहीं इसमें, सिंपल से टॉपिक है और सिंपल से टॉपिक आपको क्या करने हैं, समझने। ठीक है, तो यही टॉपिक है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। मोस्टली क्या है, मोस्टली यहाँ पे 3 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्थापन धारा, क्या मैक्सवेल और एम्पियर का परिपथीय नियम, और यहाँ पे चुंबकीय तरंगे और उनकी क्वालिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीधी सी बात है। 3 ही टॉपिक है इसमें, मोस्टली बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। पहले हम देखेंगे विस्थापन धारा क्या होती है। तो सीधी सी बात है, विस्थापन धारा क्या होती है। आप देखो यहाँ पे आपको समझना है, पहले आपने हम धारा 2 तरह से देखी है, हमने 2 तरह से देखी, मतलब आपने तो अभी एक ही तरह की धारा देखी है। क्या होता है, अगर हम देखें तो धारा हमारी कितने टाइप की होती है। धारा हमारी मतलब करंट जो होता है हमारा, करंट 2 टाइप का होता है। एक आप पढ़ चुके हो चालन धारा, जो आपने पहले पढ़ी थी वो क्या थी, चालन धारा मीन्स कंडक्शन करंट। वर्ड से भी क्लियर हो रहा है, जो कंडक्टर में चलती है उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। समझ आ रहा है ना। तो वो कंडक्शन मीन्स जो कंडक्टर में चलती थी, आपने पढ़ा था, वहां पे उस करंट की बात चल रही है। एक होता है हमारा जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, क्या, विस्थापन धारा। क्या पढ़ने वाले हो आप, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट। शॉर्ट में लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट सामने लिखा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो अब हम समझेंगे अच्छे से क्या फंक्शन था इसका। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो ना। क्या किया था आपने, आपने क्या किया था, यहाँ पे आपके पास कोई भी सर्किट था, तो सीधी सी बात है, सर्किट पे क्या किया था आपने एक बैटरी लगाई थी। क्या लगाई थी, बैटरी लगाई थी। और बैटरी लगाने से मैंने ये ऊपर बना दिया, ठीक है, ऐसे सर्किट है, क्योंकि मैं ऊपर बनाने की सोच रहा था पहले। तो ये हमारा सर्किट हो गया, राइट। इस पे हमने बैटरी लगा दी थी, आपको पता है। इस पे क्या जनरेट हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंट। यहाँ तक अपने बैटरी मानते याद करो। फिर यहाँ से सर्किट स्टार्ट हो जाता तो पोटेंशियल डिफरेंट भी जनरेट हो जाता ना। ये साइड क्या हो जाती है, इसकी प्लस हो जाती है और ये साइड माइनस हो जाती है। इसका मीन्स चालन धारा जो आपने कंडक्शन करंट पढ़ा है, तो आपने पढ़ा था कि कंडक्शन करंट जब भी
चलता है, फ्लो होता है जब आप क्या करते हैं किसी बैटरी को लगाते हैं। बैटरी लगाने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये आप पढ़ चुके हो, इसी को बोलते हैं हम क्या, चालन धारा मीन्स कंडक्शन करंट। ये तो आप पढ़ चुके हो ना, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि विस्थापन धारा क्या है। इसमें तो जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब पढ़ चुके हो आप, बस मैंने इसे कनेक्ट करने के लिए बताया यहाँ पे। अब पढ़ना है विस्थापन धारा क्या होती है। अब आपने देखा था मैक्सवेल ने यहाँ पे कुछ इंटरफेयर किए हैं। इसमें मैक्सवेल ने इंटरफेयर किए हैं किसके नियमों में, एम्पियर के नियमों में। एम्पियर के नियमों में इंटरफेयर क्या किए हैं, इंटरफेयर ये किए हैं कि मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। ये तो बात समझ आ गई ना। आप देखो उसने इंटरफेयर क्या किए हैं, और मैं दोनों तरह से बताऊंगा। जिसने ये सोचा मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट करना है, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना, हर लेक्चर में बताता हूँ कि जिसको डायरेक्टली समझना बस इतना कर ले काम हो जाएगा। तो मैं दोनों तरह से हर क्वेश्चन को बताता हूँ, जैसा आपको बेनिफिशियल लगे आप कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या, एम्पियर का रूल्स क्या पढ़ा था आपने, कि किसी भी सर्किट में किसी भी परिपथ में धारा बह रही है, और आप क्या है उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये आप पढ़ चुके हो चारों तरफ। तो क्या था, आप चाह रहे थे कि इस पॉइंट पे आपको भी डिफाइन करना था कि कितना चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड मींस चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है। तो क्या करते आप क्या करते, यहाँ पे आप एक बंद सर्किट बना लेते। एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ा है आपने, इतनी सोचने वाली क्या बात है, बना लेते हैं ना यहाँ पे। तो आप क्या करते, इसमें एक रूल लगा देते हैं एम्पियर का। क्या रूल था याद करो, क्या ये था हमारा, ऐसा कुछ था, और V, और क्या था V, वेक्टर V इंटू dl, ऐसे ही था कुछ, और बराबर क्या आता आपका म्यू नॉट और I, ऐसे आता था। या इसमें धारा जनरेट हो रही है, dl क्या है, dl याद है ना, कि हम क्या करते थे, एक छोटी सी लेंथ लेते थे, ये dl, तो इस पे लगा देते, फिर कंप्लीट के लिए कर देते। तो आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था ऑलरेडी, लिखा भी था, थ्योरी भी लिखी थी आपने, कोई दिक्कत। तो सीधी सी बात है, ये जब देखा तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने से रिप्रेजेंट किया मॉडिफाई करके। मैक्सवेल ने क्या किया, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, सर्किट यहाँ पे कहीं पे भी आप सर्किट में देखो, चाहे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, ये रूल तो फॉलो होना चाहिए ना। इसका मीन्स पूरे सर्किट में कहीं पे भी आप ये रूल लगा दो, लगना चाहिए, तब तो ये सही है। अगर नहीं लगता तो ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सीधी सी बात है, सही नहीं है। एक रूल्स किसी चीज के लिए बना है, किसी सर्किट के लिए बना है, तो वो सर्किट की हर कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब तो वो सही है। वो नहीं करेगा तो वो गलत हो जाएगा। क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि ये जो एम्पियर का रूल्स है ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्लियर तरीके से ये ठीक नहीं है। कैसे, देखो उसने क्या किया, उसने एक कैपेसिटर लिया, याद है ना कैपेसिटर क्या होता है, याद करो, याद है ना, हाँ जी, संधारित्र। संधारित्र ऐसे होता है ना, आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव आपको पता है। पॉजिटिव साइड संधारित्र जो होगा, अपना कैपेसिटर जो होगा, इस ये जो प्लेट होगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव करंट लगा है उस पर। आपने अभी सर्किट में नहीं पढ़ा था, सर्किट में देखना है जरा। आप कभी कभी इतने शांत बोलते हैं ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा। देखो प्लस साइड ने प्लस बनाया था, माइनस साइड ने माइनस बनाया था, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखो। तो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड इसकी निगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसने क्या किया, मैक्सवेल ने किया था ये, मैक्सवेल ने तो बोला था कि आपका ये रूल गलत है, आपका रूल ये गलत है। इसमें कुछ मॉडिफाई किया था, फिर वो सही हो गया था। तो क्या था, इसमें आई फ्लो हो रहा करंट, कितना फ्लो हुआ, आई फ्लो हुआ करंट। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक बंद सर्किट रख दिया, जैसे यहाँ पे है ना सर्किट, इसका एरिया मान लो ये है, इसी तरह से यहाँ पे रखा उसने, और इसका एरिया मान लिया हमने कि A1 मान लो, क्योंकि दो का यूज करने वाले हैं, दो करेंगे। अब 1 2 तो पता है ना, पहले वाले को 1 बोल दिया, दूसरे वाले को 2 बोल दिया, तीसरे वाले को 3 बोल दिया। तो यहाँ पे तो उसने इस पे रूल्स लगाया, ये रूल्स लगाया, तो आपको पता है इस पे रूल्स लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किट है, देखो इससे इसके अंदर से कितनी थ्रो पास हो रही है, आई पास हो रही है, तो सीधी सी बात है ये सिंपल सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। क्या, वेक्टर V इंटू dl
इज इक्वल टू बी नॉट आई। कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा हाँ अब तक तो ठीक है, अब तक काम ठीक ही चल रहा है। उसने क्या किया, उसने फिर एक पृष्ठ यहाँ पे रखा। क्या रखा? यहाँ पे रखा। अब इसको मान लिया एनसीईआरटी में एस लेता है और ए भी लेता है। ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप सोचो कि एस लें या ये लें, नॉट आंसर। एस का मीन्स होता है सरफेस, सरफेस। ए का मीन्स होता है एरिया। आप कोई भी यूज कर लो, सरफेस का यूज हो जाए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमने A2 लिया। क्या लिया? A2। अब एक बात बताओ मुझे, एरिया तो इसका होगा, B तो यहाँ पे है एरिया, क्योंकि जब धारा होगी तो होना चाहिए है। अब वही तो बात चल रही है कि धारा है कि नहीं है, यहाँ धारा है कि नहीं है। अब देखो, अगर आप इस पे लगाओगे सेकंड वाले पे, क्या लगाओगे? सेकंड वाले पे। अब मैं इसकी एरिया को कर दूं ना, इसे काय में कर दूं, तो सेकंड वाले पे जब लगाओगे, इसके एरिया पे लगाओगे आप। अभी किस पे बात चल रही थी? लेंथ पे बात चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये लगाते हो, यहाँ पे क्या है, ये आप लगाते हो, आप लगाते हो, तो बताओ कितना आएगा? इसके अंदर तो धारा जा ही नहीं रही। देखो जा रही है धारा? नहीं जा रही ना। जो म्यू नॉट से क्या करोगे, धारा की हम मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो ये तो यहाँ पे तो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो मैक्सवेल ने कहा ये रूल इसीलिए गलत है कि अगर ये सर्किट है अपना, तो कुछ सोचो यहाँ पे धारा तो चल रही है ना, लगातार धारा चल रही है, तो पूरे सर्किट में कहीं पे भी अप्लाई होना चाहिए ना ये रूल, तो क्योंकि सर्किट किसी के लिए भी है, किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। तो सीधी सी बात है, उसने बोला कि ये रूल्स आपका गलत है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करो, इसे थोड़ा चेंज करो, ठीक है। क्योंकि धारा जब दिखेगी आपको तभी तो जाएगी, धारा तो है ही नहीं इसमें। अब देखो क्या है, अब पिछली बातें हैं, टोटल जितने भी चैप्टर में आप पीछे पढ़ चुके हो, टोटल की टोटल बातें वही अप्लाई होने वाली है। चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर आपको पता फर्स्ट फिजिक्स का, तो पिछली बातों को यहाँ पे रिवाइज किया है, ऐसे मान लो। ये हो गया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे विस्थापन धारा हम निकालने वाले हैं, कहाँ से आई कैसे आई वो तो पता चल, अब आपको पता चलेगा कैसे आई। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तो कोई सिंपल सी बात चल रही थी पुरानी वाली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, आपने क्या प्लेट संधारित्र के लिए, प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या ई नहीं निकाला था? ई निकाला था ना, निकाला था, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे निकाला था आपने, याद करो। इसके अंदर जो ई आया था तो कितना आया था? क्या ये नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? इसके अंदर आया था ना। वैसे भी आपको पता है प्लस से लाइंस किस पे जाती हैं? माइनस पे। और ये बन गया ना, देखो वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया नहीं बन गया? बन गया, ये पढ़ा है ना आपने। तो आपने निकाला था कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको साफ साफ दिख रही है, उससे उसमें क्या होंगी, लाइंस होंगी, फ्लास्क होगा, तो फ्लास्क आपको पास होते हुए साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हमने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर होता है। आपको पता है सिग्मा की वैल्यू पुराने वाला फंडा है, ये तो कोई नया नहीं है। सिग्मा कितना होता है आपको पता है, Q अपॉन ए होता है, जो आपने यूज किया था। तो फाइनली फॉर्मूला अगर देखें हम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होता है, आप मुझे बताओ, देखो जब कैपेसिटर को करते हैं, कैपेसिटर में करंट को फ्लो कराते हैं, होता क्या है, जैसे आपने इस पे बैटरी लगाई है, बैटरी लगाई ना, जैसे आप इस पे बैटरी लगाओगे तो सीधी सी बात है, इस पे टाइम के साथ प्लस बढ़ता जाएगा। टाइम के साथ प्लस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बैटरी प्लस देती जाएगी तो बढ़ता जाएगा। इस पे माइनस बढ़ता जाएगा। अब इस पे प्लस लगातार बढ़ेगा, इस पे माइनस लगातार बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, पहले इस पे प्लस कम था, माइनस कम था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे प्लस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज हुआ तो क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको पता है साफ साफ फॉर्मूला होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, होता है ना। अब आपको पता है जैसे संधारित्र पे आपने क्या किया होगा, बैटरी को लगाया होगा, तो इस पे प्लस माइनस टाइम के साथ बढ़ेंगे। आपको पता है इस पे प्लस बढ़ता जाएगा, जब प्लस बढ़ता जाएगा तो इस पे प्लस का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस पे माइनस का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, दोनों में डिफरेंट देखोगे तो डिफरेंट बढ़ता जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पे आवेश चेंज हो रहा है। अगर आवेश चेंज हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज चेंज हुआ, तो जब
चार्ज चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? आपको पता है वी पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर चेंज होता है, और आपको पता है विभवांतर पे कौन डिपेंड करता है? ई। इसका मतलब ई यहाँ पे चेंज होता है। कहने का मतलब हम ये निकाल लेते कि यहाँ पे ई चेंज होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ई चेंज होता है। अगर ई चेंज होता है यहाँ पे तो आवेश तो चेंज होता ही, आपने देख लिया ई चेंज होता है। कैसे भी समझ लो कि आवेश चेंज होता है तो ई चेंज होता है, ई चेंज होता है तो आवेश चेंज होता है ना? आवेश चेंज साफ साफ दिख रहा है आपको, आवेश चेंज हो गया, ई चेंज हो गया। इसका मीन्स यहाँ पे जो ई है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज है। कैसा है? परिवर्ती है। परिवर्ती का मीन्स चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है ना। अब देखो क्या होगा, अब इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन से देखें क्या देखें, अगर हम इस साइड लें इसे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए ई, ये आ जाएगा। किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है? आपको पता है ई चेंज होगा यहाँ पे तो Q भी क्या होगा? चेंज होगा। कोई दिक्कत ही नहीं, कोरिलेशन मैंने अच्छे से पढ़ा है। दूसरा इक्वेशन अगर देखें, बड़ी आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि 2 ही पॉइंट है पूरे चैप्टर में। चैप्टर क्या है? छोटा सा चैप्टर है, 2 ही पॉइंट समझ लो। नहीं भी समझ में आते तो अभी बताने वाला हूँ डायरेक्ट कैसे लिखना है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है फाई क्या होता है? इससे आपको पता है फाई भी तो निकलेगा भाई, फाई साथ साथ दिख रहा है, फ्लास्क तो निकलेगा इससे। फ्लास्क जब निकलेगा इससे तो क्या होगा? फ्लास्क का फॉर्मूला क्या होता है? ई। क्या होता है इसका? ई होता है। अब यहाँ पे देखो ई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ई की डायरेक्शन भी क्या है और ए की डायरेक्शन भी, जब दोनों एक डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया? 0। और अब अगर आप लगा भी होगे कि ई ए cos थीटा, तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यही बचेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम अगर लगाएं ई की वैल्यू तो क्या होगा? यहाँ पे ए होगा और ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू तो हम देख ही रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? क्या? एप्सिलॉन, ये हो गया ना एप्सिलॉन नॉट पाई ई। क्लियर है? ये सब बातें आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो आप? आपको पता है कि ये इस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने देखा ई चेंज होगा तो फ्लास्क चेंज होगा, अगर ई चेंज हुआ तो क्यू भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है, ये तो आपने पढ़ा है ना। अब हमें निकालना है कि हमारी धारा मिसिंग चल रही है, मिसिंग नहीं चल रही, यहां से तो आई थी, यहाँ पे गायब हो गई और यहाँ पे फिर आ गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि इंसान घर से निकला, 2 किलोमीटर तक दिखा, फिर 1 किलोमीटर गायब, फिर आगे दिखना स्टार्ट हुए, कहाँ गया वो? तो वही तो सर्च कर रहे हैं हम। यहाँ से तो आई है, यहाँ पे गायब हो गई, फिर यहाँ फिर दिख गई, क्या ड्रामा है? वही हम देख रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई धारा है कि नहीं है। हमने ये तो देख लिया कि भाई यहाँ पे ई चेंज है, फ्लास्क भी चेंज है, फ्लास्क ई चेंज, आवेश भी चेंज है, ये सब क्या है? यहाँ पे चेंज है। तो हमने देखा जब ये चेंज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई धारा भी है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है कि धारा निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? अपना धारा निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, क्या होता है? dq अपॉन dt। ये आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था ना। वैसे एक बात बताइए, धारा होती क्या, करंट होता क्या? करंट क्या होता है? आपको पता है टाइम के साथ जो चार्ज में आवेश में चेंज होता है उसे करंट बोलते हैं। नहीं बात समझ आई? आपको पता है चार्ज में टाइम के साथ चेंज ही तो हो रहा है। एक साइड पे आवेश क्या होता है? कम होता है, दूसरी साइड पे आवेश बढ़ता है। आपको पता है माइनस प्लस होते हैं ना, तो एक साइड पे आवेश और दूसरे पे, तो क्या हुआ? आवेश चेंज हुआ। इसका मीन्स अगर देखो तो करंट क्या है हमारा? टाइम के साथ जो आवेश में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसी को धारा बोलते हैं। अब खुद सोचो, यहाँ पे भी तो क्या है? टाइम के साथ आवेश चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी धारा होगी। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे ई चेंज हुआ। निकालें धारा। जब आप करंट निकालोगे तो क्या है? क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, क्यू की वैल्यू रख दोगे। अभी समझने में ऐसा लग रहा है, अभी मैं बताऊंगा ना इसकी डेफिनेशन, ऐसे लिखो तो आप टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इतना हल्का ये देखो क्या,
लेकिन क्या है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव ई अपॉन डी टी। आपको पता है जो चेंज नहीं होता उसको बाहर ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे फाइव अपना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी ई अपॉन डी टी। यहाँ पे ये जो धारा निकल के आई है इसे बोलते हैं विस्थापन धारा। तो इसका मीन्स यहाँ पे धारा है, यहाँ पे धारा है, यहाँ पे धारा जो है इसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा। फिल्म समझ आई? फिल्म क्या थी? देखो फिल्म में रिवाइज करता हूँ क्या थी। फिल्म ये थी कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे एम्पियर का नियम लग रहा था। यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर करंट गायब हो गया, तो हमने सोचा कहाँ पे गायब हो गया ये, ठीक है। फिर आगे तो हमने देखा कि जब करंट आया है तो करंट इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए, करंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी करंट होना चाहिए। तो हमने चेक किया वैद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग। हमने जब देखा कि चार्ज यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और हमें पता है जब चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है तो वहां पे ई भी उसके साथ चेंज होता है। और हमने देखा कि हम देखते हैं यहाँ पे धारा का क्या होता है, तो हमने देखा कि धारा होती क्या है, धारा आवेश में जो टाइम के साथ चेंज होता है उसी को धारा बोलते हैं। तो हमने देखा भाई आवेश में चेंज तो यहाँ पे भी हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी धारा होनी चाहिए। तो हमने धारा का जो फॉर्मूला वहां पे लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। जब देखा तो यहाँ पे हमारे पास धारा आ गई, तो इसका मीन्स हमें पता चला कि यहाँ पे भी धारा होती है। लेकिन उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से धारा आई है। किससे आई है? तो क्या है, अगर एक वर्ड में मैं बोलूं, एक वर्ड में मैं बोलूं तो ई क्या हुआ, चेंज, और इससे क्या आई, आई डी। बस पूरी लाइन, पूरी जो थ्योरी है उसका साफ साफ वर्ड ये है कि ई के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, है ना, सिंपल। पूरी फिल्म का जो इसका निचोड़ है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र के चेंज होने से, परिवर्तन होने से इसमें एक धारा उत्पन्न हो गई, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। मैंने बोला था ना पूरा पढ़ाऊंगा तो लग रहा होगा कितना हार्ड है, लेकिन बाद में सिंपल ही निकला। क्लियर, समझ आ गया? विस्थापन धारा समझ आ गई तो आप चाहो तो पूरा अच्छे से समझ के कर सकते हो, लेकिन एक खुद सोचो अगर आप इसे नहीं समझते तो आपको समझ नहीं आता। अब आपको पता है यहाँ पे ई चेंज हुआ है, ई चेंज होने से एक धारा यहाँ पे आई है, उसी को विस्थापन धारा कहते हैं। अब इसकी थ्योरी आप एकदम कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इतना तो याद कर सकते हैं। कितना याद करना है आपको? यहाँ पे देखो बस ये याद करना है कि ई में क्या होगा, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। परिवर्ती का मतलब वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। जब वैद्युत क्षेत्र में चेंज होगा के कारण क्या होगा, धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से शो करते हैं, बात खत्म। बताओ किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? हो गई। अगला चले, अगला चलते हैं हम, एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या कहता है, ये बात समझ आ गई। इसका दूसरा ही पार्ट मैक्सवेल एम्पियर का नियम है इसी का। देखो क्या किया हमने, तो अब उसने बोला कि मैक्सवेल से, एम्पियर से उसने बोला कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि ये जो आपने रूल्स दिया है ये वाला, इसमें थोड़ा चेंज लेके आओ, इसे थोड़ा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई का मीन्स ये रूल जो आपने इस तरह से बनाया इस ऐसे ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा, आप दोनों धाराओं को ऐड करो। दोनों धाराओं का मीन्स यहाँ पे आप कौन सा करंट लो, कौन सा करंट लो, चालन धारा भी लो, कंडक्शन करंट भी लो, और आप विस्थापन भी धारा लो। दोनों धाराओं को अगर यहाँ पे आप ऐड करके लगाओगे तो रूल कभी भी फेल नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे अगर रूल हमने क्या बना दिया, अब देखो ये था एम्पियर, उनका दोनों का रूल मिक्स करके कैसा दिया। तो मैक्सवेल ने सलाह दी, मैक्सवेल ने क्या दिया, सलाह दी कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे इस रूल में थोड़ा चेंज लाओ। यहाँ पे वेक्टर तो लगाना आपको बताइए, यहाँ पे उसने बोला कि आप थोड़ा इस रूल में चेंज लाओ। क्या लाओ? आपने बोला था, वैसे बोला एम्पियर ने यही था कि टोटल करंट,
क्या बोला था? एम्पियर ने बोला यही था कि यहाँ पे टोटल करंट लेना है, और मैंने भी यही लिखाया था आपको टोटल करंट लेना है, लेकिन वहां पे उसने डिस्प्लेसमेंट करंट की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, तो उसने बोला आप ऐसा करो, आप यहाँ पे दोनों तरह के करंट लो, आप सिंपल वाला करंट भी लो और आप डिस्प्लेसमेंट करंट भी लो, तब ये जाके रूल हर कहीं पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? आईडी जीरो हो जाएगा, तब भी ये क्या आ जाएगा अपना रूल, VDL इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर भी लग रहा है ना? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई जीरो हो गया, आई जीरो हो गया तो आईडी तो है ना, तो फिर क्या बन रहा हमारा VDL म्यू नॉट आईडी, अब हर कहीं पे लग गया। तो इसे ही बोलते हैं हम मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम। दोनों ने मिलजुल कर ये दिया। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? थ्योरी उसी की तरह है जैसे पहले थ्योरी लिखी थी। क्या लिखा था आपने? आपने लिखा था किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, क्या रेखिक समाकलन परिपथ में जो गुजरने वाली धारा होती है उसका म्यू गुना होता है, या म्यू गुना अधिक होता है। या आप ऐसे भी लिखाया था, मैंने दो तरह से लिखाया था कि क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन एप्सिलॉन नॉट और कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है ना। लेकिन हाँ, यहीं पे भी ऐसे ही है, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुल धारा में ये दोनों धाराएं यहाँ पे आ जाएंगी। समझ आ गया? पहला रूल समझ आ गया? पहले की थ्योरी अगर टेंशन नहीं लेनी तो क्या याद कर लोगे आप? याद कर लोगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे टेंशन नहीं लेनी, इतना याद कर ले, बात खत्म। ठीक है, फिर मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम आपको समझ में आ गया। उसने बोला था ओनली किसके लिए? चालन धारा के लिए, कंडक्शन धारा के लिए। मैक्सवेल ने ये बोला कि आप ऐसा करो, कंडक्शन धारा के साथ आप डिस्प्लेसमेंट धारा को और जोड़ दो और इस रूल को ऐसे मॉडिफाई कर दो। अब ये नया रूल बन गया, इसी को बोला एम्पियर मैक्सवेल नियम, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब देखो, थ्योरी आपको देखने में ऐसा ही लगेगा जैसे वही थी, ये है ना, थ्योरी आपको सेम ही लगेगी जो आपने पहले लिखा था। क्या लिखा था? देखो, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन आप करते हैं ना, V इंटू DL समाकलन को क्या बोलते हैं? रेखिक समाकलन। क्या होता है? उस परिपथ से बद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, कुल धारा मीन्स चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई? देखो कैसे उसने बोला, आप किसी के लिए भी रूल लिखोगे तो रूल लिखोगे ये क्या होता है? वेक्टर V इंटू DL होता है ना, इसे क्या बोलते हैं आप? रेखिक समाकलन, लाइनर इंटीग्रेशन होता है ना। ये किसके बराबर होता है? ये उसने बोला भाई कुल धारा लेनी है आपको, कुल धारा लेनी है ना। कुल धारा कौन सी लेनी है? I प्लस ID, यही है रूल। यहाँ पे कोई दिक्कत? टोटल वहां पे क्या था हमारी, ये आई थी, लेकिन यहाँ पे ID भी ऐड करनी है। क्या है? देखो, हाँ, कुल धारा का कितना है? देखो, म्यू नॉट गुना है। म्यू नॉट गुना का मतलब तो जानते हो, जैसे मैं बोलूं कि क्या है, 50 10 का 5 गुना है, ऐसे है ना, 50 क्या है? 10 का 5 गुना है। तो यहाँ पे जो है हमारा रेखिक समाकलन वो कितने गुना है? तो आगे जिससे मल्टीप्लाई होती है इतने गुना तो होता है वो, मतलब इतने टाइम ज्यादा है वो, सीधी सी बात। और आपको दूसरा रूल मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका रेखिक समाकलन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट और कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा ही बताया था ना मैंने, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बिल्कुल इजी रहेगा। क्या ऐसी झंझट वाली चीजें, गुना होता है, ये होता है, ये समझ में कम आती है, तो आप लिख सकते हो ये क्या? रेखिक समाकलन। तो आप क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन जिसका लाइनर इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट और कुल धारा के गुणनफल के बराबर है, लिख सकते हो आप। ठीक है, दोनों रूल समझ आ गए। अब क्या है? देखो, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, जैसे मैंने बोला ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का क्या रेखिक समाकलन क्या है? उस परिपथ द्वारा क्षेत्रफल से
बात छोड़ भी सकते हो, ये अजीब सा और सा लगता है बीच में। बात इसकी भी यही है, परिपथ द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा के क्या म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे ये देखो लाइनर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V अराउंड ए क्या क्लोज सर्किट इज कितना म्यू नॉट है, अब 5 टाइम नहीं है, म्यू नॉट है, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट क्या कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट पासिंग थ्रू द एरिया वांटेड बाय द सर्किट। दोनों समझ आ गए? एम्पियर मैक्सवेल का नियम ना आया? ये वाला क्या है, उसने बोला था, ये पुराने चैप्टर का है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ रही हो, कि इसे क्या बोलते हैं, जब हम किसी लाइन की किसी सर्कल की मल्टीप्लाई करते हैं ना बी से, तो उसे तुम एक बार इसे देख लेना, ठीक है? यहाँ पे यहां तक आ गया, आगे करना है क्या? अब चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है, चुंबकें क्या होती है, चुंबक कैसे हमारी वैद्युत चुंबकीय, देखो अब आ जाओ आप किस पे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों पे। बस चैप्टर में 3 ही पॉइंट है, क्या है चैप्टर में 3-4 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बचा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो बची है ना। अब हमें समझना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। कभी कभी क्या होता है, बाई चांस, क्या बाई चांस जो हमने फॉर्मूला निकाला है किसका, आईडी का, वो भी कभी कभी वो पूछ लेता है, तो निकाल तो सकते हो ना। अगर आईडी का फॉर्मूला बाई चांस ने पूछ लिया, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो कैसे निकालोगे, मैंने कराया, देखो आईडी का फॉर्मूला अगर पूछ ले संधारित्र के लिए तो कहां से निकालोगे, ये देखो मैंने निकाल के टोटल बताया हुआ। बाई चांस वो अगर पूछे तो आप यहां से करोगे, क्या संधारित्र के अंदर क्या है, संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र बराबर इतना, फिर आप इसको करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दोगे, विस्तार में आ पूछता नहीं है, लेकिन रेयरली कभी पूछ लिया तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसे प्रूफ करके दिखा सकते हो कि आईडी की वैल्यू ये होती है, ऐसे निकालते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे अगर आप इसे वैद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या लगाया था आपने, देखो Q बराबर क्या लगाया था, एप्सिलॉन नॉट फाई, तो यहाँ पे फाई आ गया। आप ये भी तो लगा सकते हो एप्सिलॉन नॉट AE, जब आप AE लगाओगे तो क्या होगा, AE बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, E। नहीं समझे? देखो जब आप क्या करोगे, समझ लो, कभी कभी ना रेयर केस में ये इस वाले आर्टिकल को पूछ लेता है, रेयर, लेकिन आपको इतना इजी तो करने में कौन सी दिक्कत आ रही है। देखो ऐसे जब आपने यहाँ पे ये लगाया था, और आप इसमें ये भी तो लगा सकते हो, आई है, और यहाँ पे क्या Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी तो एप्सिलॉन नॉट AE, तो आपको पता है ये चेंज थोड़ी हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट और A, तो इसको क्या ले लोगे आप बाहर, एप्सिलॉन नॉट और ये क्या ले लोगे बाहर, क्या होगा E dt। तो सीधी सी बात है, इसका दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसका जो नेम है चैप्टर का, क्या चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम पढ़ेंगे भाई ये कहां से आई, कैसे बनी, उन्हें समझ लेना। अब ये तो समझ आ गया सब, ये आ गया सब समझ आ गया, आगे देखो ना आ गया तो पहले पुराना वाला जाके पढ़। आप देखो यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये आर्टिकल यहाँ पे इतने इंपोर्टेंट नहीं है, जो बच्चा क्या करे, ओनली इसकी थ्योरी कर ले तो काम चल जाएगा। आर्टिकल यहाँ पे इतने इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन जिसको एकदम हाई फाई नंबर लाने के, उसे छोड़ना नहीं है, तो उसे तो सब करके जाना। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि मैग्नेटिक वेव का रीजन क्या है, कैसे आई मैग्नेटिक वेव, कहां से आई वो। आपने अभी देखा, आपने क्या देखा, आपने ई को चेंज किया, ई को क्या किया, चेंज किया। पहले एक चीज समझा दूं मैं छोटी सी, 1 मिनट का काम है। आपको पता है वी क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा था वी क्या था, वी का वेग 0 था, वी का वेग क्या था, 0 मीन्स वी एक जगह रखा था, तो इसने क्या जनरेट किया था, ई पढ़ा था आपने। फिर आपने नई चीज पढ़ी,
कि इसने v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, v से चला, लेकिन v क्या था? कांस्टेंट। क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड ही चलेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग से चल रहा है। ये बात समझ आ रही है? ये पढ़ा था ना आपने। फिर तो आपने पढ़ा था जब ये v वेलोसिटी से चलता है तो अंदर क्या उत्पन्न होता है? इसके अंदर क्या होता है? अंदर होता है आपका, थोड़ा बड़ा बना, आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? अंदर इसके ई होता है, अंदर ई होता है, और बाहर इसके क्या होता है? वी होता है। ये आपने पढ़ा है ना? ये दोनों रूल आपने पढ़े हैं, पहले आपने यही पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था। आगे देखो, अब हम यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने वाले। नई चीज क्या सीखने वाले? यहाँ पे देखने वाले हम क्या कि यहाँ पे ई चेंज हुआ है। जैसे एक चीज तो आपको पता है, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि अगर v में चेंज किया, क्या किया? v में चेंज किया तो v से क्या जनरेट हो जाता? e। याद नहीं है तुम्हें? वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा वाले चैप्टर में आपने v में चेंज किया था। v में चेंज होने से फ्लास्क में चेंज हुआ, फ्लास्क में चेंज होने से आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो आपने देख लिया। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि आप ई को चेंज करोगे तो एक आई जनरेट होगा। सीधी सी बात है। अब हम बनाने वाले हैं क्या? वेव। तो वेव क्या होती है? तरंगे क्या होती है? सिंपल भाषा में पहले समझ लो तरंग क्या होती है। जो हमारी एनर्जी होती है उसका एक जगह से दूसरी जगह, मींस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है? वेव होता है। मतलब ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है। मींस क्या होगा? ऊर्जा का डिस्प्लेसमेंट होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसको हम वेव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे वेव जनरेट हुई। तो सीधी सी बात है, पहले क्या किया यहाँ पे आपको पता है। फिर यहाँ पे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, चार्ज तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग के साथ। लेकिन अब यहाँ पे यहाँ पे कैसे देखा आपने? क्या कांस्टेंट चल रहा था? नहीं ना, आवेश चेंज हो रहा था, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी उसकी चेंज रहेगी। कैसी रहेगी? चेंज रहेगी। चेंज रहने का मीन्स आवेश कभी तो फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, एक कंटिन्यू नहीं चलेगा। आप खुद सोचो, जब आवेश फास्ट और स्लो चलेगा तो इसका मीन्स क्या होगा? आवेश में परिवर्तन। नहीं समझ आया? एक बात बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवेश को जाना है। जिस टाइम ये तेज चलेगा तो आवेश इस पॉइंट से इस पॉइंट ज्यादा जा पाएगा, स्लो चलेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कम जा पाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ? आवेश कम ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप तो बस ये समझ लो कि वेलोसिटी चेंज का मीन्स हो गया आवेश चेंज हो रहा है। अगर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी तो आप समझ जाओ कि आवेश चेंज हो रहा है। और आपको पता है आवेश चेंज होने से क्या हुआ था? ई चेंज हुआ था। सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो, हमारा क्यू चेंज हुआ मीन्स समझ आ गया? क्यू चेंज का मतलब मीन्स क्या है? आवेश चेंज वेलोसिटी से चलता है, परिवर्तित वेग से चलता है। क्यू चेंज हुआ। क्यू चेंज होने से आपने देखा कि आई डी विस्थापन धारा आई। तो मुझे बताइए कि विस्थापन धारा कंटिन्यू होती है, विस्थापन धारा चेंज होती है? चेंज नहीं होती, चेंज होती है। आपको पता है ई चेंज होता है। खुद सोचो, अच्छे खासे समझदार हो तुम। आई डी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। आपको पता नहीं फाई कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो फाई कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो ये आईडी भी क्या होगा? कंटिन्यू चेंज होगा ना। तो आईडी चेंज हुआ मींस धारा चेंज हुई। क्या चेंज हुई? धारा। और आपको पता है अगर धारा में चेंज किया तो पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? अगर चेंज धारा करोगे, प्रेरण वाले इंडक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? धारा में चेंज हुआ तो V चेंज होगा। V चेंज होगा ना, ये आप पढ़ चुके हो। तो इससे क्या होगा? V चेंज होगा। एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे जनरेट, तो तुम्हें पता आई आया,
तो वैद्युत क्षेत्र बोले चुंबकीय क्षेत्र तो चारों तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आ जाएगा। लेकिन अगर आई को चेंज किया तो आप पढ़ चुके हो वी भी चेंज होगा, वी चेंज होगा। किसी को दिक्कत? अब देखो वी चेंज हुआ, आपने वहीं पे पढ़ा था, वी चेंज हुआ तो फ्लैश चेंज होगा, फ्लैश चेंज हुआ तो ई आएगा, ई आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ई आएगा। ई मीन्स जो आपने पढ़ा था क्या, प्रेरित विद्युत बाहुबल है, आया था ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हुआ था ऑटोमेटिकली, हमने पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा है वो। ई आएगा, अब आपको पता है ई भी आएगा तो ई की वजह से क्या आएगा, करंट भी आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और इस साइकिल के चलने से एक वेव निकलेगी। क्या निकलेंगी? वेव निकलेंगी। मीन्स यहाँ से इस एरिया से तरंगे निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या स्टार्ट हो जाएंगी? तरंगे निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको ये याद नहीं रखना, मान लिया भी जिसको समझ के पढ़ना उसे तो पढ़ना है। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा तो इससे क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरह से हमारी निकलती है। समझ आया कैसे निकलती है? ये सब देखो आपने पढ़े, तभी तो मैं बोलता हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर जुड़े हुए, फर्स्ट वाली के, जिसका पहला क्लियर, दूसरा भी दूसरा क्लियर, तीसरा भी तीसरा क्लियर, चौथा भी। अब यहाँ पे देखो ये समझ आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट हुई, कैसे उत्पन्न हुई, ये उत्पन्न हो गई। अगर आप सिंपल में समझना चाहते हो, क्या चाहते हो भाई, हमारे ये फंडा समझ नहीं आ रहा, हमें तो सिंपल में समझना है, तो सिंपल में समझना है तो आप सिंपल में भी समझ सकते हो। कैसे? देखो आप यहाँ पे देखो, ये तो आपने पढ़ा है, यहाँ पे ई चेंज है, क्यू चेंज है, क्यू चेंज मीन्स आवेश की वेलोसिटी चेंज है, तो क्यू चेंज है, सीधी बात है, वो तो समझा दिया मैंने। यहाँ पे क्या चेंज है? ई चेंज है। अब ई चेंज है तो यहाँ पे आई आया, आईडी आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वी भी बना, अरे वी आएगा ना, वी आया, वी की वजह से क्या आया, एक ई आया, ई की वजह से क्या है, एक धारा और जनरेट हुई। तो इस तरह से ये सर्कल यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे फ्लैश निकलना स्टार्ट होगा। क्या मतलब? तरंगे निकलनी स्टार्ट होंगी, वेव निकलनी स्टार्ट होंगी, उसी को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? अब तो समझ आ गया, सामने देखा है। इसका मीन्स यहाँ से एनर्जी निकलनी स्टार्ट होगी। क्या निकलनी स्टार्ट होगी? एनर्जी निकलनी स्टार्ट होगी। और आप मैंने बोल दिया कि एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, और ये एनर्जी जब निकलेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और एनर्जी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, हम वेव बोलते हैं। अब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इस वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों है ना, इसलिए बोला है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, दोनों होते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब जिसे रिस्क नहीं लेना वो आ जाओ थ्योरी पे, इसे समझना जरूरी है। आ जाए, आप देखो, आप थ्योरी आसानी से कर सकते हो विदाउट टेंशन के, विदाउट टेंशन के। देखो क्या बोला उसने, यहाँ पे बोला है, ये किसकी बात चल रही है, यहाँ पे कौन से करंट की बात चल रही है। देखो उसने बोला है किसी परिपथ में क्या वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, हमारा करंट क्या है, एकदम फास्टली चेंज होता है, तो क्या होता है, उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या और प्रसारित होती है, मीन्स निकलने लगती है, उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इतना सिंपल याद कर लो। अगर कुछ टेंशन नहीं लेनी तो समझ जाओ कि हमारे पास क्या एक परिपथ है, परिपथ एक सर्किट है, और सर्किट में क्या करेंगे, आप आई को फास्टली चेंज करेंगे, आई को फास्टली चेंज करेंगे, और आपको पता है आई का तो झंझट ही है, यहाँ पे सब आई चेंज हो रही है, तभी तो ये उत्पन्न हो रही है, तभी तो जनरेट हो रही है। नहीं समझ आया? देखो सब फंडा किसका है, देखो फंडा है ना, क्यू क्या हुआ, क्यू चेंज हुआ ना, क्यू चेंज किससे हुआ, जो करंट फ्लो हो रहा था, पीछे नहीं बढ़ा था आपने कैपेसिटर,
कैपेसिटर कहाँ गया, मैं दिखा के मानूंगा बिल्कुल। कैपेसिटर है ना, तो आपको पता है इसमें धारा फास्टली आप क्या करोगे, चेंज करोगे तो आगे से फास्टली चेंज होगा, फास्टली आगे चेंज होगा तो अगला वाला साइकिल आपको पता है कैसे कैसे होगा, मैग्नेटिक वेव निकलेगी। अब कोई दिक्कत, इस सर्किट में क्या कर दोगे आप, परिपथ में आई को फास्टली चेंज करोगे। जब आई को फास्टली चेंज करोगे सर्किट में तो यहाँ पे क्यू फास्टली चेंज होगा, क्यू फास्टली चेंज होगा तो वहां पे विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, वो भी फास्टली चेंज होगा, वो फास्टली चेंज होगा तो वी फास्टली चेंज होगा, वी फास्टली चेंज होगा तो ई फास्टली आएगा, वो भी फास्टली चेंज होगा तो आई, इस तरह से तो सब कुछ फास्टली हो जाएगा अगर परिपथ में सर्किट में आप करंट को क्या करते हैं, फास्टली तरीके से चेंज करा दें। सिंपल, आप ये लिख लो बस, कोई दिक्कत ही नहीं। बस क्या लिखना है आपको, ओनली इतना लिख लो कि किसी सर्किट में क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, उच्च आवृत्ति, आवृत्ति का मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, उच्च का मीन्स बहुत तेज, फ्रीक्वेंसी तो मीन्स जानते हो ना, चक्कर। तो आप फास्टली, आप खुद सोचो, धारा करंट जितना फास्टली चलेगा इतने तो फास्टली चक्कर लगाएगा, आप जितना फास्टली चलोगे तो इतने तो फास्टली आप राउंड लगाओगे, मैं बोलूँ कि आप 10 राउंड लगा दो तो जितना फास्टली आप चलोगे इतने फास्टली राउंड लगाओगे, तो इसका मीन्स है जितनी फास्टली आप उसे चेंज करोगे, बहुत तेज चेंज कर दो, जब बहुत तेज चेंज करोगे तो उससे ऊर्जा ऑटोमेटिकली, एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, निकलेगी, और उसी को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर आपको डार्क में नहीं जाना तो आप सिंपल में चले जाओ। हमारे पास सर्किट है, परिपथ है, परिपथ में हम बहुत तेजी से आई को चेंज कर रहे हैं, जिससे एक, लो मैं बना देता हूँ, बस इतना याद कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सर्किट था ना, अभी ये सर्किट था, हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे, हम इसमें क्या कर रहे हैं, आई को फास्टली चेंज कर रहे हैं, आई को क्या करें, फास्टली चेंज करें, लो निकलने लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना तो याद कर सकते हो। आई को चेंज किया, इससे क्या निकलने लगी, चुंबकीय तरंगे निकलने लगी ऊर्जा के रूप में। तरंगे क्या होती है, मैंने पहले बता दिया, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। वेव क्या है, एनर्जी होती है। इसका मीन्स एनर्जी जो होती है ना, जो एनर्जी होती है, जो निकलती है, वो तरंगों के रूप में निकलती है। मतलब एनर्जी ऐसा थोड़ी है कैसी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तरंग बन के निकलती है, सूरज से आती है। तो सूरज से, जो सन से जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, किरणों के रूप में आती है ना, आती तो एनर्जी लेकिन किस फॉर्म में आती है, किरणों के। इसका मीन्स एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किरणों की फॉर्म में जाएगी, रेज की फॉर्म में जाएगी, वेव्स की फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये तुम सब नाटक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जनरेट होगी, और एनर्जी कैसे निकलेगी बाहर, वो वेव के रूप में। क्लियर, तो आप इतना सिंपल याद कर सकते हो। अब बताओ, इसमें तो कोई हेडक नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, व्हेन द क्या, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, क्या है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या चेंज एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी देन द एनर्जी फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम दैट सर्किट, क्या स्टार्ट, क्या करना है वो, स्प्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दिस वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप यहां तक समझ में आ गया। इसका मेनली पॉइंट क्या है, मैंने बोला 3 ही पॉइंट पूछे जाते हैं, विस्थापन धारा की थ्योरी, ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम, दोनों समझ आ गए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उसकी क्वालिटी, पूरा चैप्टर 3 ही टॉपिक पे है। और मोस्टली जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, किससे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और इसकी क्वालिटी पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इतना छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। और मान लो 3-4 नंबर का पक्का आता ही आता है, 5 का भी आ जाता है कभी। ये हो गया, तो 2 थ्योरी तो याद होगी ना आपको, पिछली एक थ्योरी ये हो गई। अब इसकी देखनी है क्वालिटी। अब आ जाओ इसकी क्वालिटी पे, देखो क्या आपको पता है, इनकी क्वालिटी समझो। यहाँ पे जो इनकी स्पीड होती है, जो हमारी प्रकाश की लाइट की स्पीड होती है, उसी स्पीड से ये चलती है। आपको पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10 की पावर क्या, 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से चलता है, इस स्पीड से चलता है। जो प्रकाश होता है ना अपना, जो लाइट होती है सूरज वाली, वो किस स्पीड से चलती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो किस में चलती है, वैक्यूम में, निर्वात में, माध्यम में चाल बदल जाती है। तो इनकी स्पीड भी कितनी होती है, इतनी ही होती है। यहां तक क्लियर है, एक पॉइंट समझ आ गया। दूसरा देखो, इसमें क्या होता है, आपको पता है V भी है यहाँ पे, और आपको पता है E भी है, और यहाँ पे तरंग भी चल रही है। तीनों काम हो रहे हैं, V भी है,
ई भी है और तरंग भी हमारी चल रही है, लेकिन बी भी क्या हो रही है, चेंज, ई भी क्या हो रही है, चेंज। अब यहाँ पे देखो तीनों क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, तीनों में जो एंगल होता है ना वो कितने का होता है, 90 का। एक्सिस तो जानते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देखो ऐसे होती है एक्सिस। ये मान लो क्या है, ये माना हमने इस तरह से, ये अब एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो बनाई है ना मैंने, ये है तो हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है ना रियल में ऐसा होता है, ऊपर को खड़ा हुआ, लेकिन मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, बुक में भी नहीं बनता, खड़ा कैसे बन जाएगा, ऐसे करके। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में एंगल देखो कितने का है, 90 है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो एंगल रहता है वो 90 का रहता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता है जो V होगा, जो यहाँ पे V होगा वो जेड एक्स पे मानते हैं नॉर्मली, किस पे मानते हैं, जेड एक्सिस पे, और हमारा E जो मानते हैं वो किस पे मानते हैं, वाई एक्सिस पे। और जो हमारी तरंग चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, एक्स एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से आपको पता है, ये है क्या तरंग, ये ई वी और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है। देखो क्या निकला है यहाँ से, ई वी और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन निकला है, उसे तो बोल रहे हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तीनों एक साथ जा रहे हैं, ई भी है, वी भी है और उसमें ऊर्जा भी है, मींस वेव भी है, तभी बोला इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे वी तो है इसके साथ, वी भी है ना इसके साथ, ऊर्जा की वेव भी है, तो तीनों एक साथ जाते, तीनों एक साथ जाते, देखो तीनों एक साथ चलेंगे, तीनों एक साथ चलेंगे, चलने देखो। लेकिन लेकिन यहाँ पे सब में 90 का एंगल रहता है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना 90 का एंगल। इन चीजों को इसलिए समझना है क्योंकि यहाँ पे इसकी क्वालिटी लिखनी है आपको। मैंने बोला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी क्वालिटी। यहाँ से 95% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसे समझो, क्योंकि यही क्वालिटी लिख देंगे हम उसमें कि हाँ ऐसा होता है। आपको पता है यहाँ पे ये क्या है, तरंग के वेव के चलने की डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र, और क्या है चुंबकीय क्षेत्र, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन सब में कितने का एंगल है, 90। सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। एक क्वालिटी हो गई ना, इसकी क्वालिटी है, ये जितने पॉइंट बता रही हूँ क्वालिटी लिखी हुई है, आगे भी बताऊंगा। एक तो ये क्या है, ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। दूसरा इनकी वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट के बराबर होती है। दो क्वालिटी देख ली। अब देखो ये भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा ना। यहाँ पे देखो ये बड़ा ज्यादा हुआ, फिर जीरो, फिर बड़ा, फिर जीरो, फिर ऐसा करके चलता रहेगा। देखो यहाँ पे पहले ई क्या था, जीरो, फिर ई, ये तो आप उसमें पढ़ चुके हो, किसमें पढ़ा था ना, अल्टरनेटिव करंट में, फिर जीरो हो गया, फिर इसी तरह से इस डायरेक्शन में ये, फिर इस डायरेक्शन में ये। तो देखो बी क्या है, देखो यहाँ पे वेव भी लगातार चल रही है, वेव लगातार चल रही है, तरंग चल रही है, इसके साथ ई भी लगातार चल रहा है और चेंज हो रहा है। इसी तरह से जेड एक्सिस पे क्या है हमारा, जेड एक्सिस पे क्या है, जेड एक्सिस पे क्या है आपको पता है, जेड एक्सिस पे है हमारा v, और v भी क्या होता है, लगातार देखो चेंज होता है, लेकिन ये काय पे चेंज होता है, जेड एक्स पे बिल्कुल चेंज होता है। अब देखो आपको वेव साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे v भी इसके साथ साथ चल रहा है, e भी साथ साथ चल रहा है और वेव भी साथ साथ चल रही है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है, इसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितने पॉइंट समझ आए आपको। पहला पॉइंट, इसकी जो वेलोसिटी होती है, चाल होती है, कितनी होती है, प्रकाश के बराबर, और इसमें ई वी और तरंग के जो चलने की डायरेक्शन होती है वो आपस में क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे देखो क्या है, जब ई क्या है, मैक्सिमम, ई क्या है, देखो यहाँ पे जीरो है तो वी भी जीरो है, ई क्या हुआ मैक्सिमम तो वी भी मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये एक साथ अधिकतम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, एक साथ न्यूनतम होते हैं, कम होते हैं। देखो एक साथ ही जीरो थे, जीरो से तो कम नहीं हो सकते, तो एक साथ ही कम हुए और एक साथ ही ज्यादा हुए, तो एक क्वालिटी ये भी है, ई और बी एक साथ मैक्सिमम होते हैं और एक साथ मिनिमम होते हैं, जीरो होते हैं। ये क्वालिटी देख रहे हो, आप देखो ऐसे समझते जाओ और यहाँ पे क्वालिटी इसकी करती जाओ। यहाँ पे देखो
वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। अभी पढ़ा था हमने आवेश, त्वरित आवेश का मतलब आवेश की वेलोसिटी क्या करोगे आप, सब टॉपिक इसी से तो स्टार्ट हुआ। अभी मैंने समझा नहीं था आवेश को क्या करोगे आप, मैंने बोला था त्वरित आवेश का मतलब आप तो सिंपल में ये समझ लो कि आवेश चेंज हो रहा है। तो किससे उत्पन्न हुआ, ये किससे जनरेट हो रही है, त्वरित आवेश से। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन की वजह से होती है ये, एक्सीलरेशन चार्ज जो होता है हमारा। दूसरा देखो, तरंगों के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट समझो, मैंने बोला अगर मैं पॉइंट समझा के आपको बोलूंगा तो आप हैंड टू हैंड याद कर लोगे। माध्यम का मीन्स क्या है, माध्यम का मीन्स मैंने कितनी बार बताया, जरिया। जैसे हमें चलने के लिए सड़क चाहिए, तो सड़क क्या है, हमारा चलने का माध्यम है, माध्यम है ना। तो मैंने बोला इसे कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी चल सकती है। एक बात बताइए, सन से सनफ्लैश आती है, सनलाइट आती है, क्या उसे कोई माध्यम चाहिए चलने के लिए, वो तो सबसे गुजरती हुई आ जाती है। और मैंने बोला ये भी किसकी तरह बिहेवियर करती है, सनलाइट की तरह, क्योंकि वेलोसिटी भी वही, नेचर भी वही दिखाती है। तो क्या है, क्या है, तो इसे कोई किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे आप स्पाइडरमैन होते तो आप उड़ के कहीं भी चले जाते, सड़क की माध्यम की जरूरत नहीं होती चलने की। इसीलिए यहाँ पे देखो इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कहीं पे भी चल सकती है। तो दूसरा पहला पॉइंट समझ आ गया, किससे, किससे, एक्सीलरेशन चार्ज का मीन्स आवेश बदलने से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, सब हर जगह चल सकती है। ये बोल रहा है ना, देखो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपरेशन ऑफ दिस वेव, मतलब इसे कोई भी जरूरत नहीं होती प्रोपरेशन के लिए, चलने के लिए, इसको कहीं पे भी चल सकती है। अब देखो इन तरंगों की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। मैंने अभी बताया था इनकी चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। द स्पीड ऑफ दिस वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। अब ये पॉइंट कब याद हो रहे हैं, जब आपने पॉइंट समझे, वरना एक भी पॉइंट याद होगा नहीं। दूसरा देखो, क्लियर है, ये सब पॉइंट समझ तो आ गए। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, कहीं पे भी चल सकती है। ये किससे होती है, चेंज जो होता है हमारा, चेंज वेलोसिटी से जब चलता है उस चार्ज से होती है। तीसरा क्या है, इनकी चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब देखो आगे, इन तरंगों निर्वात में चाल प्रकाश की चाल के बराबर, डबल बार डाल दिया इसने, डबल बार डाल दिया, कोई नहीं। यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होते हैं। अभी मैंने बताया था ना, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण तीनों क्या थे, आपस में परपेंडिकुलर थे, लंबवत थे। तो लंबवत होती है, देखो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या प्रोपेगेशन मींस आर क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या होती है, लंबवत होती है। और क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होता है। देखो अभी बताया था मैंने, वैद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन साथ साथ होता है। क्षेत्रों के महत्तम मान एक स्थान पर तथा एक समय पर होते हैं। मैंने बताया था ना, इनके मैक्सिमम मान भी एक साथ होंगे और मिनिमम मान भी एक साथ होंगे। तो शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये है इनकी क्वालिटी, ठीक है। दो चार इनकी क्वालिटी और है, आपकी बुक में दे रखी है, आपको उसे और करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो कितने क्वेश्चन है इसमें इंपोर्टेंट, एक आपने क्या किया, विस्थापन धारा, दूसरा मैक्सवेल एम्पियर का नियम, तीसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग और इसकी क्वालिटी। इन्हें आप अच्छे से कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखो अब आता है स्पेक्ट्रम। चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है आपको एक काम ही करना है बस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करना है आपको यहाँ पे बस जो यहाँ पे दे रखी है, देखो आपको शायद मैंने लगाया है, यहाँ पे देखो। अब स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह की आवृत्ति कितनी है और किस तरह की तरंगदैर्घ्य कितनी है, उसका यूज कहाँ पे होता है। यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्या, रेडियो तरंग की आवृत्ति इतनी से इतनी होती है, उपयोग यहाँ पे किया जाता है, और तरंगदैर्घ्य इसकी इतनी होती है। ये आपको याद करना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक नंबर में दे देता है वो कि बताओ कि अवरक्त किरणों के उपयोग क्या होते हैं,
ये इनके क्या होते हैं, कभी कभी तरंग दैर्ध्य पे तो ज्यादा नहीं पहुंचता, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा पूछ लेता है उपयोग इसके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चैप्टर हमारा क्लोज, बस सिंपल। क्या क्या पूछता है देखो इस पूरे चैप्टर से, एक तो पूछता है क्या, एम्पियर का परिपतीय नियम और मैक्सवेल का और मैक्सवेल एम्पियर का परिपतीय नियम। शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारा पूछता है विस्थापन धारा, उस पर क्वेश्चन पूछता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, क्या है, एक हो गया। दूसरा मैक्सवेल और एम्पियर का परिपतीय नियम, उस पर क्वेश्चन पूछता है। तीसरा कभी रेयरली वो जो आईडी जो निकाली थी हमने उस पर निकलवा लेता है, बहुत रेयरली, लेकिन जैसे अच्छे से करना है उसको वो भी करके जाते हैं। फिर उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग और इसके उपयोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसके उपयोग, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें और उनकी क्वालिटी, उपयोग, ठीक है। और फिर इन जो हमारी यहाँ पे जो वेव्स दे रखी हैं इनके उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। आवृत्ति कभी पूछ लेता, बाई चांस, मोस्टली नहीं पूछता। तो बता कि कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या विस्थापन धारा पूछेगा, एम्पियर मैक्सवेल का नियम पूछेगा, और वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, उनके गुण क्वालिटी क्या है, और बस इन तरंगों के आपको क्या कर लेने हैं, उपयोग पूछ लेता है। इतना ही चैप्टर में पूछता है, बाकी आपको ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो ये बता रखे हैं आवृत्ति क्या होती है, ये क्या होती है आवृत्ति। देखो आवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे आवृत्ति तो आपको पता है ना, 1 सेकंड में कितने चक्कर राउंड लेती है वो आवृत्ति बोलते हैं उसको। तरंग दैर्ध्य का मीन देखो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं सिर्ग। तो एक सिर्ग से एक दूसरे सिर्ग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका उल्टा ये होते हैं गर्त। सिर का मतलब सिर जो ऊपर है वो सिर, गर्त का मीन्स जो गहरे में है, नीचे गड्ढे में, तो गर्त हो गया। तो देखो सिर्ग ये क्या है, इसका तरंग ऐसे चल रही है तो ऊपर सिर ही तो हुआ ना, तो एक सिर्ग से दूसरे सिर्ग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। और एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब जैसे आप तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तो आपको पता है, तरंग दैर्ध्य, क्योंकि ये चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि तरंग दैर्ध्य कहते किसे। तो जब हमारी तरंग कैसे चलती है, तरंग दिख रही है कैसे चल रही है, तरंग कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है ना, तो ये जो है इसके सिर्ग से सिर्ग या गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग। बताओ किसी को दिक्कत? चैप्टर हमारा क्लोज, ठीक है। अब हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है और इजी चैप्टर था हमारा। अब आपको क्या करना है, बस जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको इतने टाइप के क्वेश्चन करने हैं। बस 3-4 टाइप के क्वेश्चन है और 4 से 5 नंबर का आता है, इजी है। ज्यादा मैंने दोनों तरह से बताया, रिस्क नहीं लेना, मत लो, बस याद कर लो कि इससे ये होता है, थ्योरी याद कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड फिजिक्स करेंगे।